Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for class 11 physics subject chapter number 8 gravitation. Today we discuss about lecture number 5 of gravitation. Today's topic cover are satellite. First of all we understand a satellite, then we discuss about a launching of satellite, then we discuss about orbital velocity, geostationary satellite, polar satellite, and binding energy of a satellite one by one. So first of all start with first one, it is a satellite. Now before going to discuss the different topic regarding to the satellite, first of all we discuss what is satellite. Satellite हम किसे कह सकते हैं? Satellite is an body which continuously revolves on its own around a much larger body in a stable orbit. तो कोई larger body के around कंटिन्यूसली रिवॉल्व अपनी ओन एक्सिस में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने वाले ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बोलते हैं. सैटेलाइट इज एन बॉडी विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व ऑन इट्स ओन अराउंड एंड अ मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट. तो ये इसको इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी कोई बड़ी बॉडी के अराउंड में अपनी खुद की वजह से जो रिवॉल्व करेगा उसको हम सैटेलाइट बोल सकते हैं. नाउ सैटेलाइट आर मेनली टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नाउ व्हाट इज दिस नेचुरल सैटेलाइट? A satellite created by nature is called natural satellite. Example is moon. जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड कंटिन्यूसली खुद ब खुद रिवॉल्व करता है, तो मून को हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट. और मून कैसा सैटेलाइट है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय नेचर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ नेचुरल सैटेलाइट. सेकंड टाइप ऑफ सैटेलाइट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. Now, how can we define this artificial satellite? A man-made satellite is called as an artificial satellite. For example, Chandrayaan. For example, Chandrayaan. It is an artificial satellite. तो जो भी man-made satellite है उसको हम artificial satellite बोलेंगे. ओके, जो भी नेचर में खुद ब खुद बने हैं उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे. नाउ world's first man-made satellite was Sputnik 1. तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज स्पुटनिक. नाउ हियर it is a types of satellite. Satellite are mainly basically divided in two types. First one is a natural and second one is a artificial. In artificial types, the satellite are divided on geostationary satellite and polar satellite. Geostationary satellite and polar satellite. So later on we discuss each type, geostationary and polar. First of all we discuss about launching of satellite. In launching of satellite, principle for launching a satellite is consider a high tower with its top projecting outside the earth atmosphere. Principle of launching satellite क्या है? Consider a high tower with its top projecting outside the earth atmosphere. तो कोई भी बॉडी को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए. Let's throw a body horizontally from the top of the tower with different velocity. As we increase the velocity of horizontal projection, the body will hit the ground at a point further and further from the foot of the tower. अगर कोई बॉडी को हम टावर पे से
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे, ओके, तो वो कहीं ना कहीं अर्थ पे ही सम डिस्टेंस ट्रैवल करके गिरेगी। एट अ सर्टेन वेलोसिटी द बॉडी विल नॉट हिट द ग्राउंड बट ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे, ओके, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब वो बॉडी, तब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिरेगा नहीं, ओके, और एक कंडीशन आएगी कि जहाँ पे वो फ्री फॉल करते हुए नज़र आएगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देन द बॉडी विल फॉलो अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तब वो क्या होगी, वो सर्टेन वेलोसिटी से जो हमको कंडीशन मिलेगी, देन द बॉडी दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन द बॉडी विल फॉलो अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो वो कंडीशन में सर्कुलर ऑर्बिट में स्टेबल हो जाएगी। एंड दस दिस बॉडी इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट। एंड दिस, तब वो बॉडी को हम सैटेलाइट बोलेंगे। जब कोई बॉडी को हम सफिशिएंट स्पीड से अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर ले सकेंगे, ओके, ले जा सकेंगे, और वो बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में स्टेबल हो जाएगी, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट। नाउ इन दिस concept of satellite, one terminology is used is a orbital velocity. Now how can we define this orbital velocity? Now orbital velocity is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth. सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड सैटेलाइट की ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए, उतनी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के बाहर यहाँ पे ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, ओके, वो वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी हम बोलेंगे। Now how this orbital velocity is derived? Now here we derive the equation of orbital velocity. Suppose यहाँ पे जो ये वाइट कलर का पोर्शन है उसको अर्थ समझो, और ये रेड कलर का पोर्शन है वो सैटेलाइट की ऑर्बिट है। यहाँ पे सेंटर में से, अर्थ के सेंटर में से हमको सैटेलाइट को ये ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। सो इफ वी हैव टू डिराइव इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, फर्स्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट। हाउ मच फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा सैटेलाइट पे? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट इज कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपन, यहाँ पे कितने हैं, अर्थ की रेडियस है r, यहाँ से हमको h जितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपन r प्लस h जितना डिस्टेंस हो जाएगा, r प्लस h, तो r प्लस h होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस r स्क्वायर की जगह पे ऑर्बिटल वेलोसिटी को तक पहुंचाने के लिए h डिस्टेंस चाहिए अर्थ एटमॉस्फेयर के बाद, तो r प्लस h होल स्क्वायर। नाउ द सेंट्रीपोटल फोर्स रिक्वायर बाय द सैटेलाइट टू कीप इट्स ऑर्बिट। तो यहाँ पे जब भी हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाएंगे तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, वो कितना होगा, कैपिटल F इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर अपॉन r प्लस h स्क्वायर। mv0 स्क्वायर अपॉन r प्लस h, यहाँ पे ये 2 नहीं है, स्क्वायर है, r प्लस h स्क्वायर। नाउ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेंट्रीपेटल फोर्स इज जस्ट प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगी, ये दोनों जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रीपेटल फोर्स, दोनों इक्वल होंगे।
तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। तो सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी हैव अ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट r प्लस h इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन in bracket capital R plus H whole square by simplifying this we get the value of V0 square. V0 square is equal to capital G capital M upon capital R plus H. So we get the value of V0 by removing a square is equal to V0 is equal to under root of G capital M upon capital R plus H. Now simplifying this equation we get the value of in bracket capital G capital M upon R. So this is the equation of orbital velocity. What is the equation of orbital velocity? V0 is equal to capital Gm upon R plus H, और you can say that capital under root capital Gm upon R. R क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है. नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ सैटेलाइट कॉन्सेप्ट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. नाउ what is this time period of satellite? It is the time takes by a satellite to complete one revolution around the earth. सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. नाउ टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. सो वी कैन से दैट कैपिटल टी इज इक्वल टू circumference of an orbit to orbital velocity. So what is the equation of this time period capital T? It is a circumference of an orbit to orbital velocity. Now what is the circumference of orbit? Circumference of orbit is 2 pi in bracket capital R plus H. Capital T is equal to 2 pi in bracket capital R plus H. What is the equation of orbital velocity? हमने अभी देखा अंडर रूट कैपिटल GM अपॉन R प्लस H. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R प्लस H क्यूब अपॉन कैपिटल G स्मॉल m. सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R प्लस H रेज टू क्यूब अपॉन कैपिटल GM. हियर if the earth is a sphere, the density is takes as a rho, then the mass would be volume into density. अगर हम अर्थ को स्फीयर कंसीडर करेंगे और उसकी जो डेंसिटी रो होगी तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. कैपिटल M मास इज इक्वल टू V इंटू रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. दैट्स वाई इट इज़ अ 4/3 स्पीयर के लिए ओके मास 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस M? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपन रो. सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इन ब्रैकेट R प्लस H क्यूब अपॉन G. यहाँ पे जो M था उसकी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे M की, G M की जगह पे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो. ओके, सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट T इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई इन ब्रैकेट R प्लस H क्यूब अपॉन कैपिटल G रो R क्यूब. सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट इक्वेशन, कीप इन माइंड. This equation is useful while solving the example. Now next is the height of satellite. Now we have the equation of time period of satellite T is equal to 2 pi under root capital R plus H cube upon capital GM. Now capital G into M is equal to, we use G into R square
put this value of capital GM is equal to small g r square in this equation, we get t square is equal to, दोनों साइड पे हम स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई किया, रूट निकल गया, आर प्लस एच रेस टू क्यूब अपन जी कैपिटल आर स्क्वायर. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर प्लस एच रेस टू क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपन 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपन 4 पाई स्क्वायर. सो रिमूविंग द क्यूब we have the value of capital R plus H is equal to cube root of t square R square g upon 4 pi square. So from this we get the value of H. R को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये अंडर क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस आर. तो ये हमारे पास इक्वेशन आया किसके रिगार्डिंग, हाइट ऑफ सैटेलाइट. हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या है, ओके, अंडर क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस आर. So this is the equation regarding to the height of satellite. Now next concept is geostationary satellite. It is an interesting concept of satellite. Types of artificial satellite, first one geostationary satellite, second one is polar satellite, in which first of all we discuss about geostationary satellite. Geostationary satellite किसे कहेंगे, a satellite which revolve around the earth in its equatorial plane with the same angular speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis is called as a geostationary, और उसको ही हम बोलेंगे सिंक्रोनस सैटेलाइट. चलो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये जो ऑर्बिट है, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये जो ऑर्बिट है उसमें कोई सैटेलाइट अपनी ओन एक्सिस पे खुद से जो डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है उतनी वो ही डायरेक्शन में जो स्पीड से अर्थ मूव कर रही है उतनी ही स्पीड से अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसको हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास हमारा ये अर्थ है, अगर हमारा ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये कोई ऑर्बिट में जो डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रहा है वही डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से कोई सैटेलाइट मूव करेगा तो वो सैटेलाइट को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोल सकते हैं, उसको हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. अभी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को रखने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट वन, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विथ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होगा उसको अपनी खुद की ऑर्बिट में कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर, मतलब जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही वही डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से अर्थ के साथ अगर वो रिवॉल्व कर सकता है अपने ऑर्बिट में तो वो नेसेसरी कंडीशन है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए. सेकंड वन, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ. तो जो जितनी रोटेशन से अर्थ मूव कर रही है उतनी ही रोटेशन से वो मूव करना चाहिए. फ्रॉम वेस्ट टू अर्थ, तो हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी तो वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करना चाहिए. थर्ड नेसेसरी कंडीशन इज इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ should be exactly same as that of the earth about its own axis, for example 24 hour. तो जो सैटेलाइट है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जितना ही होना चाहिए, मतलब कि 24 आवर में
हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे 1 रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करता है तो वह उतनी ही स्पीड से, मतलब जियो स्टेशनरी की पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ 24 आवर जितना होना चाहिए। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन, इट शुड रिवॉल्व एट अ हाइट ऑफ एग्जैक्टली 35930 किलोमीटर। तो यहाँ पे हाइट कितनी है उसकी, अर्थ से उसकी जो हाइट है वो 35930 किलोमीटर जितनी हाइट पे वो रिवॉल्व करना चाहिए, उससे कम हाइट पे नहीं। So these are the necessary condition for geostationary satellite. Now we discuss about uses of geostationary satellite. जो अभी geostationary satellite के बारे में डिस्कशन किया उसका यूज देखेंगे। Now first, geostationary satellite are used in communicating like radio, TV and telephone signal across the world. तो हमारे पास जो रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल, टेलीफोन सिग्नल जो आ रहे हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कारण हम ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल है। ओके, सो कम्युनिकेशन टाइप्स मतलब रेडियो, टीवी, टेलीफोन सिग्नल वो हमको जो सैटेलाइट से मिल रहे हैं वो कौन से सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। सेकंड, इन स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके स्टडी करने के लिए, एटमॉस्फेयर के जो ऊपर का रीजन है उसको स्टडी करने के लिए ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़फुल है। थर्ड वन, इन फोरकास्टिंग वेदर, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। ओके, ये 2 दिन बाद बारिश होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, ओके, क्लाउड कंडीशन क्या होगी, यह सब वेदर फोरकास्टिंग के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ होता है। फोर्थ, स्टडिंग मीटियोराइट। ओके, तो मीटियोराइट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ होता है। नेक्स्ट, इन स्टडिंग सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेस, तो ये जो सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेस की स्टडी करने के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ होता है। एंड यूज इन जीपीएस, वी नो द व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जो हमारे मोबाइल में नेटवर्क आते हैं, ओके, जीपीएस आते हैं, वाईफाई के जो रेंज है, और वो सब यूज़ करने के लिए हमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ करना पड़ता है। तो वो ये सारी चीज़ में ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट अ पोलर सैटेलाइट। नाउ सेम लाइक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, next is a polar satellite. A satellite that revolves in a planar orbit is called as a polar satellite. तो यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे ओके ऑर्बिट में मूव करेंगे इस तरह से, जबकि ये जो पोलर सैटेलाइट है वो अर्थ के रिगार्डिंग नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। पोल वाइज जो रिवॉल्यूशन होता है ओके सैटेलाइट का, वो डायरेक्शन में जो सैटेलाइट रिवॉल्व होते हैं वो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर इंडिकेट की है, ये अर्थ है हमारा, ये डायरेक्शन में जो पोल डायरेक्शन में जो रिवॉल्यूशन होता है सैटेलाइट का, वो सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। अ सैटेलाइट दैट रिवॉल्व इन अ प्लेनर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ पोलर सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल IERS, हमारा जो इंडियन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IERS, इंडियन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, वो एक पोलर सैटेलाइट है। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पोलर सैटेलाइट? पोलर सैटेलाइट आर यूज्ड इन वेदर एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है और वेदर है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए पोलर सैटेलाइट यूज़ होते हैं। ओके, स्पाइंग के लिए पोलर सैटेलाइट यूज़ होते हैं। टोपोग्राफीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ओके, जो टोपोग्राफी है उसको स्टडी करने के लिए पोलर सैटेलाइट का यूज़ होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, अभी हमने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की बात की, अब हम टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे।
कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m moving around the earth with the velocity in an orbit of radius r। एक सैटेलाइट हमको, अगर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की हम बात करेंगे तो हम सपोज करेंगे कि वो सैटेलाइट है, उसकी जो मास है वो स्मॉल m है, वो अर्थ के अराउंड कोई वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसकी जो ऑर्बिट है, सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है उससे अर्थ का जो डिस्टेंस है वो रेडियस r जितने डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ द सैटेलाइट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ गिवन बाय। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सैटेलाइट को अपनी ओर खींचेगा। तो सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो वो पोटेंशियल एनर्जी U को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन R। नाउ अभी यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 स्मॉल m कैपिटल G कैपिटल M अपन R जितनी होगी। सो टोटल एनर्जी उसके पास कितनी होगी? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -G कैपिटल M स्मॉल m अपन R और काइनेटिक एनर्जी है 1/2 स्मॉल m कैपिटल G कैपिटल M अपन कैपिटल R जितनी। सो टोटल एनर्जी E कितनी हो गई? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन 2R जितनी होगी। सो द नेगेटिव साइन शोज दैट सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ। तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसका आंसर हमको मिला है माइनस में। ये माइनस क्या इंडिकेट करेगी? कि सैटेलाइट आर बाउंड टू द अर्थ। अगर सैटेलाइट बाउंड टू द अर्थ नहीं होगा तो वो यूनिवर्स में कहीं पे भी एस्केप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ बाउंडिंग एनर्जी हमको चाहिए। ओके, तो ही वो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव कर सकता है, otherwise it will be escape from the orbit of its own. Now so that we discuss an example upon based on this total energy, then after we discuss about this point bounding of energy. So first of all we take one example here. In example, two satellites S1 and S2 revolve around a planet in two different but co-planar circular orbit in the same direction. अभी यहाँ पे दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट S1 है, दूसरा सैटेलाइट S2 है। दोनों सैटेलाइट कैसे मूव कर रहे हैं? को प्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। यहाँ पे वो दोनों सैटेलाइट एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ द पीरियड आर 31.4 आवर एंड 62.8 आवर, यहाँ पे दोनों सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। वो कितना है? फर्स्ट वन है 31.4 आवर है, दूसरा है 62.8 आवर एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S1। तो यहाँ पे पहला जो सैटेलाइट S1 है उसका टाइम पीरियड T1 हमको मिला है 31.4 आवर, T2 मिला है 62.8 आवर। जो रेडियस है वो फर्स्ट सैटेलाइट की S1 की है 4000 किलोमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? दूसरे जो सैटेलाइट है उसकी रेडियस, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S2। तो दूसरे जो सैटेलाइट है उसकी हमको रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू सैटेलाइट। तो दोनों जो सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। लेट्स टेक अ सॉल्यूशन। यहाँ पे
जो टाइम पीरियड मिला है, टाइम पीरियड, पहला जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड है 31.4 आवर, दूसरा जो टाइम सैटेलाइट है उसका जो टाइम पीरियड 62.8 आवर. नाउ वी नो द कोरिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t and the radius. t square is proportional to r cube. t square is proportional to r cube. So from this correlation we can write that t1 square upon t2 square is equal to r1 cube upon r2 cube. From this correlation we can write that r2 cube, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ S2, मतलब r2 फाइंड आउट करना है. तो फ्रॉम दिस कोरिलेशन वी कैन राइट दैट r2 क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब इन ब्रैकेट t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर. चलो r1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r1 की वैल्यू है 4000, r1 की वैल्यू 4000 किलोमीटर. पुट दिस वैल्यू ऑफ r1 इन दिस इक्वेशन, 4000 का क्यूब अपॉन t2 क्या है 62.8 का स्क्वायर, t1 क्या है 31.4 का स्क्वायर. बाय सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ r2 इज इक्वल टू 6352 किलोमीटर, 6352 किलोमीटर. सेकंड हमको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों जो सैटेलाइट है उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब v1 और v2 फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो द इक्वेशन ऑफ v1 इज इक्वल टू 2 पाई r बाई t1, v2 इज इक्वल टू 2 पाई r2 बाई t2. हमारे पास 2 पाई 3.14, r1 की वैल्यू है 4000 अपन t1 हमारे पास है, t1 और t2 दोनों की वैल्यू है, t1 है 31.4, t2 है 62.8. तो यहाँ पे t1 की जगह पे 31.4 रखा, तो v1 फर्स्ट जो सैटेलाइट है उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमको मिली 800 किलोमीटर पर आवर. सिमिलर बेस इफ़ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v2, 2 पाई r2 अपॉन t2. ओके, 2 पाई की वैल्यू 3.14, r2 की वैल्यू 6352 अपॉन t2 की वैल्यू क्या रखेंगे 62.8. सो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ v2 इज इक्वल टू 635.2 किलोमीटर पर आवर. सो दिस आर द टू वैल्यूज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ द सैटेलाइट. v1 क्या मिली 800 किलोमीटर पर आवर, v2 हमको मिली 635.2 किलोमीटर पर आवर. लेट्स सी द नेक्स्ट point. नेक्स्ट इज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट में बाइंडिंग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वरना वो क्या हो जाएगा, वो अपनी ऑर्बिट से एस्केप हो जाएगा. तो वो एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी हम बोलेंगे. द एनर्जी रिक्वायर बाय सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. तो सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट से निकल के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे. अभी बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस g कैपिटल M स्मॉल m अपन 2r जितना लगेगा. हियर वी टेक द वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी की प्लस रखिए. क्यों, बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है माइनस जी कैपिटल M अपन स्मॉल m अपन 2r है. इन ऑर्डर टू एस्केप इनटू इनफाइनाइटी इज मस्ट सप्लाइड एन एक्स्ट्रा एनर्जी सो दैट एनर्जी ई बिकम अ ज़ीरो. ओके, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है हमको मालूम है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन 2r. तो वो एनर्जी को इक्वल एंड अपोजिट एनर्जी अगर सैटेलाइट के पास होगी तो ही वो अपनी ऑर्बिट से छूट सकता है. तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी E इतनी चाहिए कि माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 2r को ज़ीरो कर सके. तो उसको वो ज़ीरो कब होगी,
जब उसमें प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन 2r जितनी एनर्जी अप्लाई होगी. दैट्स वाई हियर वी टेक अ बाइंडिंग एनर्जी एज अ प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन 2r. Now we discuss one example on this binding energy. So that the binding energy of a satellite revolving around the earth and remaining close to the surface of the earth is 1/2 mgre. तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट को 1/2 mgre जितनी चाहिए for revolving around the earth and remaining close to the surface of the earth के लिए. So let's see the solution. Here the necessary, तो यहाँ पे बाइंड अर्थ के अराउंड सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करने के लिए ओके जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट कुछ ना कुछ चाहिए. ओके सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन करने के लिए अर्थ की ओर सेंट्रीपेटल एनर्जी रिक्वायर होगी और वो सेंट्रीपेटल एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतनी सेंट्रीपेटल फोर्स सैटेलाइट पे लगाएगा. सो वी कैन राइट दैट mv² अपॉन re मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी. ओके सॉरी काइनेटिक सेंट्रीपेटल एनर्जी कितनी चाहिए यहाँ पे? सेंट्रीपेटल एनर्जी चाहिए mv² अपॉन कैपिटल re जितनी. यहाँ पे जो स्मॉल g की वैल्यू है स्मॉल g की जो वैल्यू है वो क्या है? स्मॉल g की वैल्यू कैपिटल G me अपॉन re². पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू कैपिटल G कैपिटल me स्मॉल m अपॉन re². तो यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल gm बिकॉज स्मॉल g की वैल्यू क्या है? G me अपॉन re². तो हमने यहाँ पे क्या ली? फिर से कुछ कन्फ्यूज़न ना हो फिर से एक बार समझाता हूँ. सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को मूव करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. वो फोर्स कितना होता है? mv² अपॉन re. नाउ mv² अपॉन re अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? कैपिटल G me m अपॉन re² अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लो. G me m अपॉन re² वो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स G me m अपॉन re² इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन re. ओके यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल gm बिकॉज स्मॉल g किसके रिगार्डिंग हमने लिखा? स्मॉल G me अपॉन re² हमको मिलेगा. ओके उसकी जगह पे हमने स्मॉल g यूज़ किया है. So this gives the kinetic energy of satellite is 1/2 mv² is equal to 1/2 m gre. और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए? टोटल एनर्जी हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कितनी चाहिए 1/2 mv². टोटल काइनेटिक पहले हम काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए? 1/2 mv². ओके फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट 1/2 mgre. अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए? -G me m अपॉन re. सो -G me m re² इंटू re. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में re से मल्टीप्लाई किया. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -G m इंटू re. हमको प्रूव करना है. ओके तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 स्मॉल mg re जितनी. पोटेंशियल एनर्जी है -G me re
इक्वेशन 1 इसको आप लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 पे से ये वैल्यू हमको मिली। सो वी गेट बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ -1/2 mgRA। यहाँ पे हमको ये टोटल एनर्जी मिली, टोटल एनर्जी -1/2 mgRA मिली। तो बाइंडिंग एनर्जी इसके अपोजिट हमको प्लस में मिलेगी, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी चाहिए, 1/2 mgRE जितने बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। So I hope you understand today's lecture's topic regarding to the satellite, launching of satellite, orbital velocity, then geostationary satellite, polar satellite, binding energy of satellite and example based on it. Thank you very much.